गुड इवनिंग क्लास। आई एम अमर मिश्रा। वेलकम टू आर्म्स क्लासेस। आज हम लोग लेखपाल 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है, देखिए आप देख सकते हैं, ये पेपर डी सीरीज़ है। पेपर का ये डी सीरीज़ है। ठीक, इसमें कितने हैं, पहले पेपर के कुछ ऊपर की चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे टेस्ट बुकलेट नंबर ये होता है आपका। ठीक, पहले पेपर क्या होता था, ऑफलाइन होता था। हो सकता है इस बार ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अभी तक कुछ आयोग से आया नहीं है। जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें पहले देखिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश को आप देखिए कि टाइम कितना है। टाइम अलॉट किया गया है 90 मिनट। टाइम अलॉटेड है 90 मिनट्स। और इस 90 मिनट में यहाँ देखिए आप राइट कॉर्नर पे 80 मार्क्स आपको करने हैं। 80 मार्क्स कितने, 100 क्वेश्चन से। ठीक, पहले क्या था कि 100 क्वेश्चन के 80 मार्क्स होते थे, लेकिन पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता था। तो जो 20 मार्क्स बचे, इस 20 मार्क्स के लिए कैंडिडेट को देना पड़ता था इंटरव्यू। ठीक, अब ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी से इंटरव्यू का प्रावधान खत्म कर दिया है। मतलब जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं वहाँ पर अब इंटरव्यू नहीं होगा। कहाँ पर नहीं होगा, नॉन गेजेटेड पोस्ट पर अब इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप लोग को पता होगा कि लेखपाल भी एक नॉन गेजेटेड राजस्व विभाग की पोस्ट होती है। तो मतलब यहाँ भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो जो इस बार होगा, जो वैकेंसी आई है पेट के थ्रू, इसमें क्या है कि पेपर होगा, 100 क्वेश्चन के पेपर होंगे और बाकी क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा वही है। ठीक, तो लेवल बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, लेवल यही रहेगा। बस क्या है कि पहले वही 100 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होते थे, अब यही 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। मतलब जो पॉइंट, अगर मैं 100 को 80 से डिवाइड, 80 को 100 से डिवाइड करूँ तो 0.8, मतलब 1 क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का था। लेकिन अब क्या है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक, तो आप जितने भी क्वेश्चन सही करेंगे उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी है इस बार क्या है कि निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँगा कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, कैसे निगेटिव मार्किंग को अपने पक्ष में बनाएं। ठीक, कैसे एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। तो निगेटिव मार्किंग से आपको डरना नहीं है, निगेटिव मार्किंग को आप कैसे पॉजिटिवली ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, इस जो पुराना पेपर हुआ था इसको 3 सेक्शन में बांटा गया था। ठीक, सेक्शन 1 हिंदी है, जो पहले से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक है। फिर उसके बाद मैथ्स होगा। ठीक, क्वेश्चन 1 से जब आप आगे बढ़ेंगे 25 से, मतलब 26 टू 50, 26 टू 50, ये आपका मैथ्स होगा। और 50 के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे 51 टू 100, तब आपका जीएस होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, थोड़े चेंजेस हुए हैं। मतलब जो जीएस का सेक्शन है, देखिए मैथ्स और हिंदी में कोई चेंजेस नहीं है। जो हिंदी आज भी होगी, जो मतलब अगला पेपर होगा आपका करंट पेपर, उसमें भी हिंदी कितने मार्क्स की होगी, वही 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के 25। ठीक, मैथ्स जो होगा वो भी 25। ठीक है, मैथ्स में भी 25। और जो जीएस 50 मार्क्स का होता था, जो जीएस 50 मार्क्स का था, उसमें अब जीएस और ग्राम विकास कर दिया गया है। ठीक, तो अब अभी उसका ये नहीं अलॉटेड है कि 25 होगा। होप्स हो कि 25 हो, तो मैं आपको ग्राम विकास के भी अच्छी क्लासेस करा दूंगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भाग 1 क्या है, हिंदी का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग रीड करते हैं, फिर उसके आंसर्स करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है। देखिए यहाँ पर रेखांकित पद में कौन सा कारक है, सेवक को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। और आपके लिए 4 ऑप्शन है, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। अब पहले कारक बताने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि कारक होता क्या है। देखिए, वाक्य में आए कारक की डिफिनीशन अगर मैं देना चाहूँ तो क्या होता है, जब वाक्य में शब्द आते हैं, उनको जो आपसी संबंध के लिए जो छोटे छोटे शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनको हम कारक कहते हैं। ठीक, जैसे मतलब शब्दों का आपसी संबंध बनाने वाले शब्द क्या है, कारक क्या है, जो शब्दों का आपसी संबंध बनाए, शब्दों के बीच में आपसी संबंध। ठीक, सिंपली अगर याद रखें तो शब्दों के बीच में शब्दों का आपसी संबंध। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे बालक पुस्तक पढ़ी, मैंने आपके लिए कहा कि बालक पुस्तक पढ़ी। अब बताइए ये सेंटेंस बन रहा है, लयात्मकता इसमें आ रही है, बालक पुस्तक पढ़ी नहीं आ रही है। आप लोग कहेंगे सर कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, बालक पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इसको अगर मान लो सेंटेंस को करेक्ट करना हो तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, बालक ने पुस्तक पढ़ी, मतलब ने यहाँ पर एक नया शब्द आया,
ने, जिसने क्या किया, इस बिखरे बिखरे वर्ड्स को एक, जैसे होता नहीं, एक माला होती है, तो माला की तरह पिरो के इसको बढ़िया सेंटेंस बना दिया। बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने क्या है, ये कारक है। अब कारक देखिए, अब क्या होता है, कई बार कारक के कर्ता को क्वालिफाई कर रहा होता है, मतलब कर्ता के बारे में बताता है, तो वहाँ कर्ता कारक होता है। ऐसे जब कर्म को बताता है तो कर्म कारक होता है। इसी प्रकार कारक के भेद बताए गए टोटल 8। ठीक, 8 भेद होते हैं टोटल। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। हम लोग थोड़ा यहाँ कारक के बारे में जान लेंगे। उसके बाद जो डिटेल क्लासेस होंगी हिंदी की, वो यहाँ पर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ाई जाएगी, उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको बस थोड़ा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पूरा पेपर आपको डिटेल में सॉल्व कराया जाएगा। तो कारक के 8 विभक्ति होती है, जिसमें से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। हम 4 ऑप्शन के बारे में यहाँ पढ़ लेंगे, बाकी जब कारक का चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पढ़ेंगे। संबंध कारक, देखिए संबंध कारक क्या है? संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में आता है, मतलब जो 6वें नंबर पे संबंध कारक आता है, षष्ठी विभक्ति। जो संबंध कारक होता है यह षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक, षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति का कारक है संबंध, और संबंध कारक, हर कारक के लिए चिन्ह होता है, जिसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो षष्ठी विभक्ति के लिए, मतलब जो संबंध कारक है, इसके लिए चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। संबंध कारक के लिए जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिससे मतलब तुम समझ पाओ। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ राम दशरथ के पुत्र थे। अब देखिए यहाँ राम से, राम क्या है कि राम दशरथ के पुत्र थे। राम किसके पुत्र थे? दशरथ के। यहाँ देखिए राम का दशरथ से संबंध है। ठीक, संबंध दिखा रहा है ना, कौन सा संबंध है? पुत्र। तो राम और दशरथ के पुत्र में जो संबंध बता रहा है वो शब्द कौन सा है? के। तो के यहाँ पे कारक हो गया। अब कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक, क्योंकि संबंध को दिखा रहा है। ठीक, तो ऐसे काकी के, रारी रे और नानी ने, ये 9 संबंध कारक को दिखाते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संप्रदान कारक। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा सेवक को कंबल देता है, इसका सही ऑप्शन होगा संप्रदान कारक। क्यों? देखिए, जो संप्रदान कारक होता है ये चतुर्थी विभक्ति में आता है। किस विभक्ति में आता है? चतुर्थी। ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाता है कि ये किस विभक्ति का है, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए याद कर सकते हैं। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में आता है। ठीक, चतुर्थी विभक्ति के लिए अब कारक चिन्ह क्या होता है, जिससे मतलब हम समझ पाएँ। तो चतुर्थी विभक्ति के लिए जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को। ठीक, को मतलब संप्रदान कारक के लिए जो कारक चिन्ह होगा को या फिर के लिए, को या फिर के लिए। और इसको पहचानने का एक सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो ये होता है कि जब कोई किसी को कोई चीज़ दे दे। ठीक, जैसे मैं सूरज को 500 रुपये देता हूँ मिठाई खाने के लिए, तो मैंने सूरज को 500 रुपये दे दिए मिठाई खाने के लिए, मतलब मैं उसे वापस नहीं लूँगा। जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, राजा ने क्या किया? सेवक को कंबल दी, सेवक को कंबल दी। तो अब राजा ने कंबल सेवक को दे दिया। ठीक, तो वो उससे वापस नहीं लेगा। मतलब संप्रदान कारक जब होगा जब कोई चीज़ किसी को कोई दे दे। ठीक, जैसे या फिर मान लीजिए मेरे पापा अपने भांजे के लिए साइकिल खरीदते हैं, तो यहाँ देखिए के लिए आ रहा है। जैसे पापा भांजे के लिए साइकिल खरीदते हैं, पापा भांजे के लिए साइकिल खरीदते हैं, के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा? के लिए। तो मतलब अगर के लिए आ रहा है या फिर को आ रहा है और ये सेंस बन रहा है कि ये दोबारा वापस नहीं ली जाएगी, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ने। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो अगर ने आएगा, ने विभक्ति, तो वहाँ पे कर्ता कारक होगा। कर्म कारक, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में को आता है। ठीक, जैसे राम को चोट आई। ठीक, तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा? कर्म कारक। तो क्वेश्चन नंबर 1, राजा सेवक को कंबल देता है, इसका सही जवाब होगा संप्रदान कारक, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे ही मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो जा रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अगले पेपर से थोड़ा कम कराऊंगा। ठीक, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम दूंगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जो भी ये पेपर देख रहा है उसको पूरा लाभ हो, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन जो कराऊँ उससे उसका यही क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आने वाले कारक से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन संख्या 2 और 3 के लिए निर्देश दिया गया है। लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य पढ़ते हैं। ऑप्शन ये क्या है? तुलसी और सूर क्रमशः अवधी भाषा
अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अब देखिए तुलसी एक कवि हो गए और सूर दूसरे कवि हो गए। क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि क्रम से, ठीक, जैसे क्रम से, तो मतलब जो पहले आएगा वो पहले वाले के लिए आएगा। जैसे अवधि है तो तुलसी के लिए आएगा, और ब्रजभाषा ये बाद में है तो ये सूर के लिए आएगा, ठीक। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि है। आप सबको पता है कि वो श्रेष्ठ कवि है, मतलब इस ऑप्शन में हमको कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि, हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं, और ब्रजभाषा के सूर, यहाँ देखिए दिक्कत है। जैसे जब तुलना हो रही है किसके बीच में, कवि के बीच में, तो ब्रजभाषा के कवि होना चाहिए, ब्रजभाषा के ना होके ब्रजभाषा के यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रजभाषा के बाद कवि होना चाहिए, और जो कवि मिसिंग है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सी में देखते हैं। सेंटेंस सी में क्या है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, और सूर ब्रजभाषी हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रजभाषी का मतलब क्या है, जैसे कहेंगे कि भारत वाले हिंदी भाषी हैं, मतलब हमारी मातृभाषा हिंदी है। ब्रजभाषी क्या दिखाता है, ब्रजभाषी शब्द ये दिखाता है कि जो इनकी मातृभाषा है, मतलब जो इनकी स्थानीय लैंग्वेज है, ये ब्रजभाषी है। और इससे ये तो नहीं पता चल रहा कि ये कवि हैं, कि बोलने वाले हैं, कि इसको मानने वाले हैं, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, ठीक, फैक्चुअली रॉन्ग है। ऑप्शन डी पर आते हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी, यहाँ पे भी देखिए यही क्या है, शब्द की गलती है, ब्रजभाषी के नहीं, ब्रजभाषा के। अवधि देखिए यहाँ पे, अवधि तो ठीक है लिखा है, अवधि एक लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, ठीक, डायलेक्ट है हिंदी की अवधि, जो इधर उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवध प्रांत के पास। अवध प्रांत आप लोग को पता होगा, यही लखनऊ और लखनऊ के आसपास का एरिया, ठीक, ये होता है अवधि, तो इसीलिए इसको कहते हैं अवध, ठीक। अवध प्रांत था, आप लोग को पता होगा। तो अवध के राजा भी थे, वो आपको हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अवधि तो ठीक है, ये डायलेक्ट है, डायलेक्ट को दिखाता है, लेकिन ब्रजभाषी क्या, ब्रजभाषी ब्रजभाषा को ना दिखा करके ब्रजभाषा को बोलने वालों को दिखाता है, ठीक। तो यहाँ भी फैक्चुअल एरर है, तो मतलब ऑप्शन बी आपका क्या होगा, गलत। ऑप्शन सी, इसमें भी गलती है, मैंने आपको बता दिया डिटेल में। ऑप्शन डी, ये भी गलत है। क्वेश्चन 2 ऑप्शन ए करेक्ट है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बताना है कि कौन सा फैक्चुअली सही है, कौन सा फैक्चुअली गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सबसे पहले हम देखते हैं। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ठीक, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है, अभी तक के लिए सही है, इसको सही मानते हैं। अगला देखते हैं, बी, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। देखिए निकट संबंध साहित्य में नहीं होता है, निकट क्या होता है, निकट हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, वर्ड ऐसे देखोगे तो ग्रामेटिकल एरर नहीं है, लेकिन लयात्मक एरर है, तथ्यात्मक एरर है, शब्द सही चुना नहीं गया है, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका बी रॉन्ग हो जाएगा। सी देखते हैं, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। देखिए घोर भी नहीं, घोर क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे घोर अंधेरा, ठीक, घोर अंधेरा, घोर अपराध, तो यहाँ पर यह भी गलत है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। देखिए अगाध संबंध के सेंस में नहीं आता है, इन जनरली अगाध को हम संबंध के सेंस में नहीं लेते। अगाध जैसे अगाध आपने सुना होगा कि राधा और कृष्ण का अगाध प्रेम था, ठीक। तो अगाध शब्द भी यहाँ साहित्य और जीवन के संबंध के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त प्रश्न है, जो विकल्प है, वो है ऑप्शन ए, मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड का हो जाएगा ए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए यहाँ निर्देश दिया, सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। मतलब या तो लोकोक्तियाँ होंगी या तो मुहावरे होंगे, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लोकोक्ति है या मुहावरा है, आपको अर्थ बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इसका मतलब होता है, देखिए मुहावरे लोकोक्ति का सिंपल सा अर्थ होता है। अब कहीं कहीं वो मुहावरे लोकोक्ति होती क्या है, एक क्षेत्रीय भाषा की बोली होती है, ठीक। क्षेत्रीय भाषा में कुछ ऐसे कथन होते हैं जिनको बाद में सब लोग कहने लगते हैं, ठीक, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक। तो क्या होता है, उसी को बार बार बोलते बोलते वो एक डायलेक्ट के फॉर्म में आ जाता है, एक मतलब प्रॉपर लैंग्वेज बन जाता है। एक वो सेंटेंस का टुकड़ा होता है, ठीक, पूरा पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, उपवाक्य होता है, और वो उसको ऐसे ही लोग यूज करने लगते हैं, वो भाषा बोलने वाले। तो यहीं आप चूँकि हिंदी का पेपर है, तो ये आशा की जाती है कि लोग, हिंदी का पेपर है तो हिंदी के मुहावरे लोकोक्ति जानते होंगे, तो इसलिए यहाँ पे मुहावरे लोकोक्ति भी पूछा जाता है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, देखिए इस ये उपवाक्य से क्या लग रहा है, खिसियानी बिल्ली मतलब कोई भी है जो क्या चिढ़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, खंभा नोचे मतलब कुछ भी कर रहा है नहीं,
चिढ़ा हुआ है तो कुछ भी कर रहा है। कहने का मतलब है कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपनी शर्म छिपाने के लिए, मतलब अपनी कुछ ना कर पाया है वो, तो उसको छिपाने के लिए वो व्यर्थ ही गुस्साया हुआ है। अब जैसे इसका आप बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है, किसी लड़के ने एग्जाम दिया, मान लीजिए वो फेल हो गया, तो क्या कहेगा, अरे मेरे टीचर ही बहुत बेकार थे, उन्होंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। अब टीचर देखिए क्या है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये व्यर्थ झुंझला रहा है, टीचर के ऊपर आरोप लगा रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्वेश्चन नंबर 4 का। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, मतलब अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए कोई भी बहाना मतलब बना लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। अब देखिए, अगर आप को थोड़ी भी हिंदी का समझ होगा तो आपको पता होगा कि कांट मतलब होता है लकड़ी। ठीक, कांट मतलब क्या होता है, लकड़ी। अब आप देखिए इस सेंटेंस को समझने की कोशिश, मान लीजिए आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। कांट की हांडी बार बार नहीं, हांडी क्या होती है, एक बर्तन होता है, हांडी एक बर्तन होती है जो मिट्टी की बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कांट की हांडी, मतलब वो बर्तन ही है लेकिन किसका है, काठ का। काठ मतलब लकड़ी का। अब सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मनन कीजिए, कि अगर लकड़ी का कोई बर्तन है तो क्या उसमें बार बार खाना बना सकते हैं? एक बार बनाएंगे जल जाएगा, है नहीं है? तो एक बार तो हो सकता है वो बन जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ना बर्तन ही नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे? तो यहाँ से सेंस क्या निकलता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जो छल कपट वाला है तो वो हमेशा नहीं चल पाएगा, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। और यहाँ देखिए ऑप्शन बी क्या है, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, बिल्कुल ही गलत है, इसका उससे कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ऑप्शन सी क्या है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, यह भी गलत है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, इससे इसका क्या मतलब है कि कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, ये भी गलत है। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये भी गलत है। तो 5वां का सही जवाब है आंसर ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, मतलब कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए देखिए, निर्देश आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो निर्देश होते हैं वो किसी भी क्वेश्चन की जान होते हैं। अगर आप निर्देश को ही गलत करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक, तो निर्देश को आपको खराब नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 और 7 वाक्यों में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने ब्लैंक को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अब ब्लैंक पे जो भरना है उसके लिए 4 शब्द दिए गए हैं, प्रतिरोधी, शत्रु, सहयोगी, विपक्षी। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, विरोधाभास का भाव दिख रहा है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यहाँ देखिए सेंटेंस के सेंस से ही लग रहा है कि यहाँ विरोधाभास है। विरोधाभास है कि मतलब उसका हृदय इतना ज़्यादा कोमल है, मतलब वो इतना बढ़िया इंसान है, इतना अच्छा है, उसका हृदय इतना कोमल है कि वो मित्र को क्या, मतलब मित्र को तो कभी नहीं करेगा, लेकिन जो मित्र, अब यहाँ देखिए विरोधाभास दिखा रहा है, तो मित्र का विरोधाभास क्या होगा, शत्रु, मतलब वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो कई बार क्या होता है, सेंस से क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो क्वेश्चन रीड जरूर करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शत्रु। ठीक, उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, इसका देखिए सही होगा। अब मान लीजिए आपको ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, उद्धत, उद्धृत, प्रबुद्ध, संबद्ध, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आपको यहाँ पर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉमन सेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक तो उद्धत होता है, जैसे कहते नहीं है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक इससे उद्धृत की गई हैं। उद्धृत मतलब लिया गया है, ठीक, उद्धृत किया गया। अब प्रबुद्ध देखिए क्या होता है, प्रबुद्ध आपको पता होगा, प्रबुद्ध, बुद्ध पता है ना, बुद्ध क्या थे, महात्मा थे, बाद में उनको भगवान की संज्ञा दी गई। छठवीं शताब्दी में आए और उन्होंने क्या किया, समाज को पूरी तरीके से बदल के रख दिया उनके विचारों ने। तो प्रबुद्ध को बुद्ध की संज्ञा दी गई, और फिर बाद में बुद्ध मतलब क्या, जागृत। जागृत मतलब जो ऐसे जागृत नहीं कि लेटे थे आप उठ गए, जागृत मतलब जो उसका दिमाग खुला हुआ है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो प्रबुद्ध क्या हुआ, जागा हुआ। प्रबुद्ध मतलब ऐसा व्यक्ति जो जागा हुआ है। तो ऑप्शन सी तो आप ऐसे ही कट कर सकते हैं कि प्रबुद्ध क्या होगा, जागृत व्यक्ति। ठीक, ये ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी, संबद्ध। संबंध मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक, संबंध मतलब क्या होता है, संबंध रखने वाला। जैसे कहते नहीं है आज ये मतलब हम इनसे संबद्ध हैं,
तो जुड़ा हुआ हो गया। अब बचा ऑप्शन 2, उद्दत और उद्धृत। अब यार 1/4 माइनस मार्किंग है, आप एक नंबर बताओ, एक नंबर आप पाने की चेष्टा रखेंगे कि 0.25 नंबर गंवाने की, कौन सा अच्छा है? तो एक नंबर पाने की है, तो आप अगर गेस भी करेंगे इन दोनों में से, तो अगर आप 2 ऑप्शन को हटा देते हैं, देखिए माइनस मार्किंग का यही एक अच्छा तरीका है। कुछ बच्चे क्या होंगे, वो अगर उनको नहीं आता है तो छोड़ देंगे, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप 4 क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 ही ऑप्शन है, तो प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे तब भी कितना आएगा, 2/4 मीन 1/2 मीन हाफ चांसेस आर देयर टू बी करेक्ट, है नहीं है? तो यहाँ पे आपको अगर आप 2 ऑप्शन कभी भी ख़त्म कर ले जाते हैं और अगर 1/4 माइनस मार्किंग है, तो आपको ज़रूर किन्हीं 2 ऑप्शन में से चुनना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, उद्दत। अब देखिए उद्दत का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए सही है। उद्दत का मतलब होता है तैयार रहना, मतलब देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। क्या पता कल कब वार हो जाए, इस डायनेमिक वर्ल्ड को कोई नहीं जानता, तो देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्दत रहना चाहिए। उद्दत मतलब तैयार रहना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 और 9 के लिए निर्देश है, क्या बताना है प्रश्न संख्या 8 और 9 के लिए कि विलोम शब्द क्या है। प्रश्न संख्या 8 और 9 में विलोम शब्द क्या है। सबसे पहले हम शब्द को देखते हैं। शब्द क्या है, कृष। कृष शब्द दिया गया है, कृष शब्द में बताना है कि विलोम क्या होगा। अब पहले कृष का विलोम बताने के लिए आपको ये जो कृष दिया गया है, इसका विलोम तब बता पाएंगे जब आपको इसका अर्थ पता होगा, ठीक। तो कृष का अर्थ क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। कृष का अर्थ होता है दुबला पतला कमजोर, ठीक। दुबला पतला कमजोर, कृष का मतलब होता है दुबला पतला। दुबला पतला को ही दूसरी भाषा में आप कमज़ोर कह सकते हैं, दुबला पतला या कमज़ोर, ठीक। तो दुबला पतला या कमज़ोर, अब आप यहाँ से आसानी से विलोम बता पाएंगे। कृष का मतलब दुबला पतला या कमज़ोर, तो दुबला पतला या कमज़ोर का अपोजिट क्या होगा, विलोम मतलब उल्टा। तो जो अगर मान लीजिए एक आदमी दुबला पतला है, तो आप उसका अपोजिट क्या कहेंगे, हृष्ट पुष्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, हृष्ट पुष्ट, ठीक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए भव। भव मतलब क्या होता है, जैसे देखिए एक मीराबाई की मुझे पंक्ति याद आती है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई पड़े, और इसकी बात का नहीं याद आ रहा है, आप देख लीजिएगा। मेरी भव बाधा हरो, बात इतने से क्लियर हो जाएगी। मेरी भव, भव मतलब संसार, मतलब मेरी जो सांसारिक बाधा है, जो कष्ट है, वो आप खत्म कीजिए, हे गिरधर आप वो कष्ट खत्म कीजिए। तो भव मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर मीनिंग संसार। तो आप जब भी मूवी देखिए, सॉन्ग सुनिए, तो थोड़ा मतलब ध्यान लगा के करिए, उससे भी आपके ज्ञान का स्तर बढ़ सकता है। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आपको 1 नंबर दिला के आपको लेखपाल बना जाए, है नहीं। और आप कल के एक भावी अधिकारी हैं, आप लेखपाल हैं। तो आप आज से जो अगर गाना भी सुनेंगे तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर आता है, ठीक। और हिंदी के गाने अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिटअप। बिटअप, बिटअप भी एक बहुत बढ़िया वर्ड है। देखो वट आपने सुना होगा, वट, वट क्या होता है, वट होता है वृक्ष, तो वट से ही बना है बिटअप। बिटअप भी क्या होता है, वृक्ष। ऑप्शन बी भी आपको क्लियर हो गया होगा। केस, केस देखिए बाबा जी की एक कंपनी है, याद आता है मुझे पतंजलि, ठीक। पतंजलि में आता है एक हेयर ग्रोइंग प्रोडक्ट जिसको कहते हैं केश कांति। अब केश कांति क्या, केस मतलब बाल, कांति मतलब जिसमें चमक ला दे, जो मतलब उसको बढ़ा दे, तो केस मतलब हो जाएगा यहाँ पर बाल। तो आपको कृष, केस तो होगा नहीं, बिटअप भी नहीं होगा, क्योंकि बिटअप मतलब होता है वृक्ष, भव मतलब संसार, तो कृष का मतलब क्या होता है, दुबला पतला या कमजोर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो हृष्ट पुष्ट। अब आप यहाँ पर कृष का मतलब याद रखेंगे, दुबला पतला या कमजोर, ताकि अगर ये क्वेश्चन फिर से आता है तो गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब, अल्पज्ञ कौन होगा, जो थोड़ा जानने वाला हो या जिसकी समझ, अल्प मतलब क्या होता है, कम, थोड़ा। अज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, मतलब जो थोड़ा जाने। अल्पज्ञ को अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो ये होगा अल्प प्लस अज्ञ, क्या हो जाएगा, अल्प प्लस अज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक। तो थोड़ा जानने वाला मतलब जो कम जाने, तो कम जाने तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा जाने, मतलब बहुत कुछ जाने, सब कुछ जाने, तो सर्वज्ञ, ठीक। तो यहाँ से इसका विलोम पता चल गया, सर्वज्ञ। बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कृतज्ञ। ऑप्शन देखिए ए में दिया है कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ को भी समझना जरूरी है। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार मानने वाला। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, उपकार। जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त की मदद की और उसके
विपरीत परिस्थितियों में आपने उसकी सहायता की, तो वो इसको मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ आपने मेरी मदद की थी, तो हो गया कृतज्ञ। और कृतज्ञ का जो अपोजिट होता है वो होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ ही लिखेंगे, बस बीच में आधा घ लगा देंगे, कृतज्ञ। ठीक, ये होता है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ मतलब क्या हो जाएगा, जो उपकार को ना माने। मतलब कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपके उपकार को नहीं मानेंगे, उनको वैल्यू नहीं देंगे, उनको लगेगा ठीक है, हो गया हो गया। तो कृतज्ञ का अपोजिट हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब क्या होता है, जानने वाला। अभिज्ञ, देखो आपको यहाँ पे आ लगा है ना, तो हर वर्ड के पहले आ लगा है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका मीनिंग निगेटिव ही हो। इस शब्द से ये भी पता चलता है। ठीक, आल अगर लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस शब्द का मीनिंग अब निगेटिव ही होगा। अभिज्ञ का मतलब जो होता है जानने वाला। अभिज्ञ मतलब जानने वाला। ठीक, तो अभिज्ञ का जानने वाला, तो अभिज्ञ का अगर हम अपोजिट बनाएंगे तो आ तो पहले से लगा है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आ पहले से लगा होता है तो उसमें हम अन लगाते हैं, अनभिज्ञ। ठीक, तो अभिज्ञ का अपोजिट हो जाएगा अनभिज्ञ। अगला ऑप्शन देखते हैं अवज्ञा। अवज्ञा तो आप जानते ही हैं, जो आज्ञा ना माने, तो अवज्ञा का हो जाएगा आज्ञा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 सही होगा, ऑप्शन बी सर्वज्ञ। बाकी आप विकल्प आप लोग याद कर लिए होंगे, और जिसको जो ना आए वो लिख लेगा, एक नोट्स बना के रखेगा। क्वेश्चन पेपर का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो बाद में वही क्वेश्चन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। मैंने खुद से बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, मैं आपको किसी दिन सेशन लेके बताऊंगा, तो मुझे ये आइडिया हो गया है कि टेस्ट पेपर की वैल्यू क्या होती है। आप कितना भी पढ़िए, दिन में 8 घंटा पढ़िए, लेकिन अगर आपने 1 घंटा टेस्ट पे नहीं दिया तो आपकी वो 8 घंटे की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और आप 2 घंटे टेस्ट पे दे रहे हैं, तो मेरी बात मानिए, मेरी बात ही नहीं, आप किसी भी सफल व्यक्ति की बात मानेंगे तो वो कहेगा कि टेस्ट में क्या होता है, आपकी असली परीक्षा होती है। आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग को झंझोर कर रख देता है, आपके अच्छे से अच्छा निकालने की कोशिश करता है, और आपका दिमाग जो होता है सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। मॉक टेस्ट आपको देना है, आपको उसके सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन देखने हैं, सिर्फ देखना नहीं है, उसको नोट डाउन करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद आपको पता होगा, पंकज, नीरज, अरविंद, इसका मतलब होता है कमल। ठीक, तो अरविंद का यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा कमल, ऑप्शन डी सही है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। गुलाब आप लोग को पता होगा पहले से, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब भी क्या होता है, एक तरह का फूल होता है। जो गुलाब क्या होता है, गुलाब आजकल तो लड़के लड़के बहुत समझ रहे होंगे, आप लोग तो जिस एज में है गुलाब समझते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बी कल्पवृक्ष। हाँ, कल्पवृक्ष थोड़ा अच्छा है। कल्पवृक्ष क्या होता है, कल्पवृक्ष पहले देवताओं के लिए बना था। ऐसा माना जाता है कि कल्पवृक्ष देवताओं के लिए बनाया गया था। कल्पवृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष जो आपकी मनोकामना पूरी कर दे, तो है कल्पवृक्ष। ठीक, केवड़ा, केवड़ा भी आप जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। देखिए बहुवचन भी आता है, जैसे रात का मैं बहुवचन पूछूंगा तो आप बताएंगे रातें। ठीक, तो खूंटी का क्या हो जाएगा, खूटियाँ। खूटियाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, खूटियाँ। ठीक, जैसे मेरे घर में बहुत सारी खूंटियाँ हैं, खूंटियों है नहीं। बहुवचन बताने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसको एक सेंटेंस बनाइए, उन शब्दों का प्रयोग करके आप एक सेंटेंस बनाइए। एक से नहीं क्लियर हो रहा है, 2 सेंटेंस बनाइए, 2 से नहीं हो रहा है, 3 बनाइए। आप सेंटेंस बनाइए, उसी में देखिए कौन सा ज़्यादा करेक्टली बैठ रहा है, जिस पे बैठ जाएगा वही सही होगा। तो खूंटी का हो जाएगा खूटियाँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी खूटियाँ। 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द दिया है जिसका दूसरा अर्थ बताना है। देखिए अज और अजन्मा, एक तो देखिए अज होता है बकरा, एक अज होता है, अज मतलब होता है ब्रह्मा। ठीक, तो अज अजन्मा का जो यहाँ पे मीनिंग जो होती है, जो अज अजन्मा की मेन मीनिंग होती है वो होती है जीवात्मा। अज अजन्मा का मतलब क्या होता है, जीव आत्मा। ठीक, अब जीव आत्मा से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा शब्द है, ईश्वर है नहीं, जीव आत्मा मतलब जो जीव भी है जिसके अंदर आत्मा भी है। तो आत्मा के अंदर जो जीव होता है उसको हम ईश्वर ही तो मानते हैं। तो अज अजन्मा का यहाँ पे जो अर्थ होगा वो हो जाएगा ईश्वर, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही ऑप्शन है ए, अज अजन्मा का दूसरा जो अनेकार्थी है वो होगा ईश्वर। ओके, निर्भीक आप जानते ही हैं, निर्भीक मतलब निडर। आजन्म मतलब हमेशा, पूरे जन्म के लिए आजन्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आजीवन तो आप जानते ही हैं, मतलब पूरा जीवन काल आजीवन हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 12, अज अजन्मा का दूसरा निकार्थी शब्द होगा ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए वर्तनी शुद्धि भी आता है। प्रतिनिधि, यहाँ पे क्या होता है? प्रतिनिधि। जैसे क्या होता है, जो MP MLA होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो प्रतिनिधि होते हैं। तो जो MP और MLA होते हैं, MP मीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड MLA स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक, क्योंकि अब कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए आप 130 करोड़ व्यक्तियों से आप राय नहीं ले सकते, क्योंकि राय लेने में ही बहुत ही ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा धन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मतलब अपने प्रतिनिधि सिस्टम को अपनाया कि हमारे कुछ प्रतिनिधि होंगे, वो उनका माना जाएगा कि वो हम सबके तौर पे वो हमारे वोट को दिखा रहे हैं। तो प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि नहीं होता है। एक बार मैं लिख भी दे रहा हूँ, प्रतिनिधि। ठीक, प्रतिनिधि। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है कि लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। देखिए एक होता है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वही ये है कि वाक्यांश हैं, पूरे वाक्य रहेंगे या वाक्यांश रहेगा, उसके लिए एक शब्द होगा। ठीक, जैसे पर्वतों की तलहटी। पर्वतों की तलहटी क्या होती है? उपत्यका। उपत्यका। यह क्वेश्चन अभी टेट में भी आया था। टेट 2022 में ये क्वेश्चन आया है। 2022 का पेपर जो हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया। तो ये टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी है भाई। हिंदी टेट पेट और सीटेट देख के नहीं आती। हिंदी है, इंग्लिश है नहीं? तो टेट में भी आ सकता है, सीटेट में भी आ सकता है, पेट में भी आ सकता है, लेखपाल में भी आ सकता है। और यहाँ तक कि ये क्वेश्चन तो लोअर PCS में भी आया था। मैंने लोअर PCS मेंस दिया 2021, लोअर PCS मेंस 2021 जो 2019 की वैकेंसी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है, मतलब पेपर आपको UPSSC के सारे सॉल्व करने हैं। पर्वत की तलहटी का अर्थ क्या हो जाएगा? उपत्यका। मतलब चाहे उपत्यका बोल दो और चाहे बोल दो पर्वत की तलहटी। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपत्यका। देखिए द्रोण का अर्थ क्या होता है? द्रोण आपने महाभारत में सुना होगा कि गुरु द्रोण थे। गुरु कौन थे? द्रोण थे। बहुत ही महान गुरु थे, बहुत ही अच्छे। ठीक, गुरु द्रोण क्या थे? द्रोण वही अब वैदिक काल में क्या था? महाभारत में जब आप आएंगे तो द्रोण थे। द्रोण का वैदिक काल में जो मतलब होता था वो होता था लकड़ी का कलश। एक बर्तन होता था, लकड़ी का होता था। जैसे अभी एक मुहावरा आया था कि कांट की कलश बार बार नहीं करती। ठीक, ऐसे कुछ था। तो वहाँ पे क्या था? यही होता था। द्रोण का अर्थ भी होता है एक लकड़ी का कलश, लेकिन ऐसे मामूली कलश नहीं। जो द्रोण होगा उसमें क्या रखा जाता था? सोम। ठीक, सोम, अमृत। ठीक, तो द्रोण मतलब होता है लकड़ी का कलश। बेसिन आप जानते ही हैं, रिवर बेसिन होता है। रिवर बेसिन है नहीं है? रिवर बेसिन का मतलब क्या है कि जो नदी होती है तो जो उसके सिंचित एरिया होते हैं उसको बेसिन कहते हैं। घाटी आप जानते हैं, पहाड़ों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको, दो पहाड़ों के बीच का, उसको घाटी कहते हैं। ठीक, दो पहाड़ों के बीच का क्षेत्र वो घाटी हो गया, या फिर पहाड़ी एरिया का जो पास का पार्ट होता है उसको घाटी कहते हैं। बेसिन हो गया रिवर बेसिन, मतलब जो नदियों के बीच का सिंचित एरिया होता है वो हो गया बेसिन। द्रोण मतलब होता है लकड़ी का कलश या ऐसा बर्तन जिसमें वैदिक काल में सोम रखा जाता था। उपत्यका का मतलब आपको पता ही चल गया, पर्वत की तलहटी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। आप आशा करते हैं नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। देखिए कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसके 3 ऑप्शन लगभग क्लोज हैं। एक तो देखिए अल्पव्ययी, दूसरा कृपण और तीसरा मितव्ययी। अब देखिए अल्पव्ययी, मितव्ययी और कृपण में अंतर क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर आप उसी से समझ जाएंगे कि कंजूसी से धन व्यय करना होता क्या है। ठीक, देखिए अल्पव्ययी और मितव्ययी मतलब होता है कि जो कम खर्चा करे, कंजूसी से ना खर्चा करे, जो कम खर्चा करे। ठीक, और कृपण मतलब हो सकता है उसके पास पैसे कम हो इसलिए वो कम खर्चा कर रहा हो। यहाँ पे अंतर समझने की कोशिश कीजिए। अल्पव्ययी मतलब जो कम खर्चा करे, हो सकता है उसके पास पैसे कम हो इसलिए कम खर्च कर रहा हो। लेकिन और मितव्ययी भी यही होता है कि जिसके पास हो सकता है पैसे कम हो सकता है ना हो, तब कम खर्च कर रहा हो। कृपण क्या होता है? जिसके पास ये है कि है उसके पास, फिर भी वो कंजूसी से खर्च कर रहा है। अच्छा 5 रुपये, भाई 3 रुपये में काम चला लो, 1 रुपये में काम चला लो, तो वो होता है कृपण। तो कंजूसी से धन व्यय करने का सही आंसर हो जाएगा कृपण। ठीक, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कृपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, इसका एक ऑप्शन छूट गया है, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। मिश्रण होता है चिकनी वस्तु। जैसे मान लीजिए आप साबुन है तो साबुन को सतह पे लगाएंगे तो क्या होगा? चिकना चिकना लगेगा। तो मिश्रण मतलब होता है कोई चिकनी वस्तु। ठीक, मितव्ययी या अल्पव्ययी आपको पता ही चल गया।
कम खर्च करने वाला, और कृपण मतलब होता है कंजूसी से धन खर्च करने वाला। मितव्ययी, अल्पव्ययी, और अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, मतलब 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है कृपण। कृपण मतलब होता है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, याद कर लीजिए, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण, ना कि अल्पव्ययी या मितव्ययी। मिश्रण भी याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आया है। मिश्रण का अर्थ होता है चिकनी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। 16 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव यहाँ पे जो है वो है अमीय। ठीक, अमीय का जो तत्सम होता है अमृत। ठीक, तो तद्भव यहाँ पर है अमीय। क्यों तद्भव? अच्छा, मुझे ऐसे कैसे पता चला? एक दोहा था, आपने पढ़ा होगा, अमीय पियावत मान बिन जो बिस देत बुलाए, है नहीं? एक ऐसे देखिए, ऐसे याद आ जाता है, दोहे से आपको याद आ सकता है, आपको किसी छंद से याद आ सकता है, आपको किसी सॉन्ग से याद आ सकता है, तो उसे पता चल जाएगा कि इसकी डायलेक्ट क्या है। और जो आप जानते हैं तत्सम क्या होता है? शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द। अब इससे इसका क्या मतलब हुआ? आपने कहा कि सर आपने तो एक और टेक्निकलिटी डाल दी, शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द। मतलब देखिए, हिंदी क्या है? संस्कृत से आई है, तो जो संस्कृत के सीधे शब्द हिंदी में ले लिए गए, संस्कृत से उठाए हिंदी में डाल दिए, वो है तत्सम। लेकिन जिसमें चेंजेस हुए वो हुए तद्भव। ठीक, जमाने के साथ जिसमें चेंजेस हुए वो गए तद्भव। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हो जाएगा अमीय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, अंबर पनघट में डुबो रही। ठीक, एक दिया गया है, छंद दिया गया है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ पर अलंकार बताना है। यहाँ पे जो अलंकार है वो रूपक। ठीक, यहाँ पर अलंकार है रूपक। अनुप्रास आप जानते हैं कि जहाँ पे किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, ठीक, वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास होता है। श्लेष भी आप जानते हैं, श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब जहाँ पे अर्थ चिपका रहे, ठीक, वो होता है श्लेष। और तो यहाँ पे अर्थ कोई चिपका तो है नहीं। और रूपक क्या होता है? जहाँ पर दो शब्दों के मेल से, यहाँ पर क्या होता है, जैसे उपमेय में उपमान आ जाए, रूपक एक का रूप दूसरे में दिखने लगे। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, मतलब जो उषा की नगरी है, जो अंबर है, अंबर मतलब आसमान है, वो उसके जो प्रकाश है वो उसको उसी तरह से, मतलब जो वहाँ का नगर है उसी तरह से उज्जवलित कर देता है, मतलब सेम दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूपक। क्वेश्चन नंबर 18 पर आगे बढ़ते हैं। निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 18, निर्धन में कौन सी संधि है? देखिए संधि देखते हैं। संधि होता क्या है? संधि क्या होता है? दो शब्द हैं के मेल से जो विकार होता है। जैसे मान लीजिए दो छोटे छोटे शब्द थे, जैसे मैंने लिख दिया, निर्धन का एग्जाम्पल लेता हूँ, निह और प्लस होता है धन, निह और प्लस होता है धन। तो निह और धन जब आपस में जुड़ते हैं, मतलब एक तो यहाँ पर विसर्ग हो गया और दूसरा यहाँ पर धन, ये धा क्या है? व्यंजन है। तो जब एक विसर्ग का एक व्यंजन से जुड़ने के कारण जो विकार उत्पन्न हुआ, उसी की वजह से ये हो गया विसर्ग संधि। तो निर्धन का हो जाएगा निधन धन। ऐसे ये स्वर संधि के बाकी 3 पार्ट दिए गए हैं, अयाद, यण और व्यंजन संधि। ठीक, तो संधियाँ स्पेशली जो मतलब मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ पे निर्धन में नि प्लस धन, इस तरह से निर्धन हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक, बाकी संधि हमको हम डिटेल में पढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ये पेपर सोल्यूशन है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते एक ही क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? देखिए, देशांतर में जो समास होता है तत्पुरुष। यहाँ पे लेकिन तत्पुरुष के तो आप लोग कहेंगे सर चारों ऑप्शन तत्पुरुष के तो है ही नहीं। देशांतर, देशों का अंतर। जैसे एक देखिए, ये ग्लोब है अगर, तो ग्लोब के बीच में ऐसे लाइन्स होती हैं, ठीक, लाइन्स ऐसे होती हैं। तो ये क्या करती हैं? लाइंस देशों को बताती हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया के जब आप वेस्टर्न पार्ट पे जाएंगे, ये मान लीजिए सपोज दैट दिस इज इंडिया, ठीक, तो आप जब वेस्टर्न कोस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइन दिखेगी। तो ये लाइन इंडिया को पाकिस्तान से अलग करती है। ठीक, 37 डिग्री 25 मिनट, 37 डिग्री 25 मिनट। ये आपको फिजिक्स वो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी का लेक्चर में लूँगा, खुद से लूँगा। तो यहाँ पे क्या है? देशांतर मतलब देशों का अंतर। तो यहाँ पे होना चाहिए तत्पुरुष समास, लेकिन तत्पुरुष नहीं, तो तत्पुरुष की जिसमें थोड़ा क्वालिटीज़ हों उसको हम यहाँ पे सही मानेंगे। तो जो तत्पुरुष की क्वालिटीज़ होती हैं वो कर्मधारय में होती हैं ज़्यादातर, तो कर्मधारय यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर तत्पुरुष होता तो तत्पुरुष सही होता, लेकिन तत्पुरुष नहीं है तो कर्मधारय को हम सही मानेंगे। बाकी इसका जो नंबर था वो सबको आयोग ने दिया था, क्योंकि जो सही था वो ऑप्शन आया ही नहीं था, तो यहाँ पर सबको मिले थे। लेकिन कर्मधारय यहाँ पर अगर तत्पुरुष नहीं है तो कर्मधारय हम सही मान लेंगे। बाकी बहुब्रीहि जानते ही आप क्या होता है? बहुब्रीहि वो समास होता है जहाँ पर कोई एग्जाम्पल बन जाए। जैसे नीलकंठ, क्या हो जाए? नीलकंठ, मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात कोई और नहीं, शिव शंभु महादेव, शिव शंकर।
तो हो गया नीलकंठ। तो बहुव्रीहि जहाँ पे शब्द तो रहे लेकिन वो एक एग्जाम्पल बन जाए, ठीक, तो हो जाएगा बहुव्रीहि। जैसे नेताजी, नेताजी कौन है? नन अदर देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का नाम आता है तुरंत सुभाष चंद्र, ठीक, सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसा शब्द जो एक एग्जाम्पल बन जाए, जिसको कहते हैं, तो बापू, बापू क्या होता है? बापू मतलब होता है पिता, लेकिन नहीं, अगर बापू अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो बापू मतलब आपको तुरंत याद आएगा कि बापू कोई और नहीं, गांधी जी हैं। तो बहुव्रीहि क्या होता है? कोई एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल बन जाए, ठीक, तो वहाँ पे होता है बहुव्रीहि। द्विगु जानते हैं आप, संख्यावाचक होता है। द्वंद्व जानते हैं, जैसे जो चिपका रहे, जैसे दिन रात, माता पिता, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब यहाँ पे होगा कर्मधार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है? मैं खाना खा चुका था, एक सेंटेंस दिया गया है, मैं खाना खा चुका था, इसके बताना है कि भूतकाल का भेद कौन है। अब देखिए, मैं खाना खा चुका था मतलब मैं अभी खाना खा नहीं रहा हूँ, है नहीं, ना तो मैंने खाना खाना स्टार्ट किया है, मतलब मैंने खाने का जो काम था मैंने कंप्लीट कर लिया है, मतलब ये क्या है? पूर्ण हो चुका है काम, तो ये पूर्णभूत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, मैं खाना खा चुका था, ऑप्शन ए करेक्ट है, जो है पूर्णभूत। क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे बढ़ते हैं। 21 में क्या बताना है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? करुण रस, देखिए करुण से ही पता चल रहा है आपको, करुण मतलब क्या होता है? दुख हो जहाँ पर, है नहीं, करुणा का क्या होती है? करुणा तेरी हाय यही कहानी, है नहीं। तो करुण क्या होता है? करुण मतलब जहाँ पे दुख हो, दुख हो मतलब दुख, दुख किस, अब देखिए दुख से रिलेटेड कौन सा शब्द है यहाँ? हास्य है? नहीं। उत्साह है? नहीं। दुख होगा तो उत्साह कहाँ होगा? दुख होगा तो मातम होगा। रति है? नहीं। तो मतलब जो अगर आप नहीं भी जानते हैं तभी आप शब्दों को हटा हटा के कर सकते हैं। तो करुण का जो सही आंसर होगा सी, शोक। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। हास का अस्थायी भाव होता है हास्य। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक, और श्रृंगार रस का होता है रति, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का सही जो आंसर होगा वो होगा शोक। करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप हर रस का अस्थायी भाव और कुछ उसके एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे, ठीक। मैं आपको करुण रस का एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे क्या था कि जब ये दशरथ की कहानी है, तो जब दशरथ, महाराज दशरथ ये श्रवण को मार देते हैं, तो उनके माता पिता उन्हीं के ऊपर एक व्यंग करते हुए एक छोटा सा पंक्तियाँ हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पे करुण रस आप देखिएगा, आपको लगेगा, आपको फील करेंगे। जब पुत्र शोक में कलप रहा, जिस प्रकार में मैं अजनंदन, ठीक। पुत्र शोक में कलप रहा मतलब क्या? उनका पुत्र मर चुका है। सोचो, जो खुद अंधे हैं, जिनका पुत्र इतना अच्छा था कि उनको अपने कंधे पे बिठा के इधर उधर सैर करा रहा था, उनकी हर मनोकामना पूरी करता था, आज तो उनके पास है नहीं। तो पुत्र शोक में कलप रहा, जिस प्रकार मैं अजनंदन, सुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन। तो उनको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के शोक में तड़फ रहा हूँ, मर रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी एक दिन मरोगे। तो क्या है यहाँ पे? करुण रस है, ठीक। ऐसे आप पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगी। आप पढ़िए तो एक बार आप मोबाइल से आगे तो पढ़िए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठठेरा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का लिंग परिवर्तित करना है, तो ठठेरा का जो परिवर्तित लिंग होता है वो होता है ठठेरिन। तो ठठेरा के लिए जो सही आंसर है वो है ठठेरिन, जैसे बनिया का बनिन, ठीक। तो ठठेरा का ठठेरिन। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। यहाँ पे कोई तीसरा लिंग नहीं होता है, ठीक। उभयलिंग कहीं कहीं कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जितने भी विद्वान हैं मैक्सिमम इन्होंने दो ही लिंग को दी है मान्यता, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं, इंग्लिश में 4 तरीके के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन, ठीक। तो इंग्लिश में लिंग पहचानना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसका प्रोसेस है, मैं लिंग वाले चैप्टर में आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। निर्देश देखिए, प्रश्न संख्या 23 और 24 के लिए जो निर्देश है उसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 23 और 24 के वाक्यों में कुछ त्रुटियाँ हैं। त्रुटियाँ क्या है? त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए, बी, सी और डी गोले को काला करें। मतलब बताना क्या है, आप निर्देश से समझ गए होंगे कि 4 पार्ट में एक सेंटेंस है, उसको डिवाइड किया गया है, उसमें किसी ना किसी एक पार्ट में एरर होगा, तो आपको एरर वाले पार्ट को ढूंढ के निकालना है और वही अपने आंसर टिक करना है, ठीक। पढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। अब देखिए सेंटेंस का स्टार्ट कीजिए, सेंटेंस स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़िए। विद्यालय में, आपको कहीं एरर लगा? नहीं। जलपान को, कहीं एरर लगा? हाँ थोड़ा लग रहा है। विद्यालय में जलपान को, ठीक है, आगे बढ़िए। उत्तम प्रबंध है, उत्तम प्रबंध है, कहीं एरर नहीं लगा। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है।
जलपान का उत्तम प्रबंध है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो जलपान को नहीं जलपान का होना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी इज़ राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो सही आंसर होगा वो गलत क्या है यहाँ पे, जलपान को नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अब आप खुद से देखिए, ये आजकल तो मूवीज़ में चलने लगा है कि क्या हिंदी को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि मुझे खाना अच्छी लगती है, लेकिन ये गलत है यार। फैक्चुअली देखो रॉन्ग है, सेंटेंस बन रहा है मुझे खाना खाना अच्छी लगती है, नहीं बन रहा है। अरे यार जो पुल्लिंग के लिए बने हैं उनको हम पुल्लिंग में बनाएंगे, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ना कि अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अच्छी लगती है, ये इस वाक्यांश में एरर है, मतलब जो सी वाला ऑप्शन है अच्छी लगती है नहीं है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, इससे पता चलता है कि रेलगाड़ी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ऐसा आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी बता सकते हैं सेंटेंस का यूज करके। आप बने रहेंगे हमारे चैनल आर्म्स क्लासेस पे, और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको आगे अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा और विश्वास दिलाता हूँ। मैंने कई सारे एग्जाम निकाले हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको प्रूफ के साथ एडमिट कार्ड ज्वाइनिंग लेटर के साथ दिखाऊँगा। मुझे पता है कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए जो रिक्वायर्ड है, लेकिन पूरी तरीके से ज्ञानी होना सिर्फ, अरे एक से एक ज्ञानी आप जाएंगे, आपको एक से एक साधु मिल जाएंगे, क्या है उनके पास ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन एग्ज़ाम कभी भैया आप SSC का एग्ज़ाम क्रैक तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ज्ञानी होना और एग्ज़ाम क्रैक करना दोनों में अंतर है, बताऊँगा, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। कि मैंने खुद यार कम से कम 5-6 एग्ज़ाम तो मैं क्रैक करके जॉब मैंने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि शायद मैं सोचता था कि मैं पढ़ाऊँगा कुछ अच्छा करूँगा, आप लोग के लिए अच्छा करूँगा, कि मुझे पैसा कमाना मेरा ध्येय नहीं है, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा साथ देंगे तो मैं एक दिन ज़रूर बहुत अच्छा करूँगा। बहुत कुछ फीलिंग्स है मन में, अभी शेयर नहीं कर सकता, जब पूरा होंगी तो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए, मैं इस पर भरोसा रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक, तत्सम शब्द यहाँ पर बताना है। तो आप देखिए, आग नहीं अग्नि होता है, आज भी नहीं, आँख भी नहीं, अग्र, हाँ अग्र मतलब होता है आगे, अग्र यहाँ पर तत्सम है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तत्सम बताया था कि तत्सम तद्भव में अंतर क्या होता है। तत्सम क्या होता है कि ऐसा शब्द जो संस्कृत से जो कहते हैं वो ले लिया गया, मतलब शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द, वो होता है तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो तत्सम शब्द है वो है अग्र, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।